हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। आज से हम जेई मेंस की भी प्रॉब्लम को करना स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। करने का तरीका बस हमारा इतना रहेगा कि हम सबसे पहले 2025 के अंदर आए हुए जो चैप्टर ले रहे हैं उनको कवर अप करेंगे और 2025 में सबसे पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज ही हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए जेई मेंस लेवल पर पहले प्रॉब्लम्स को फिनिश करेंगे एंड साइड बाय साइड हम जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स को भी करते हुए चलेंगे। हमारा जेई एडवांस का जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारे पास एरिया अंडर द कर्व। और हम इसी तरीके से अपने इस जर्नी को कंटिन्यूएशन में रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ये पहली प्रॉब्लम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर, जेई मेंस के अंदर पूछी हुई 2025 के पेपर में। तो क्या पूछ रखा है हमसे इसके अंदर, इफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/4 डी एक्स एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू -6, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1। हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है और ये इन्होंने एक हमें वैल्यू को बता रखा है जिसके बेसिस पर हम कांस्टेंट सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए। और जब आप इंटीग्रेशन के फॉर्म को देखते हो तो आप समझ पाते हो कि जेई एडवांस लेवल पर जितनी टेक्निकलिटी का यूज किया जाता है उतनी टेक्निकलिटी जेई मेंस लेवल पर कभी भी होती ही नहीं है। इन जनरल तो नहीं ही होती है। वहां इन जनरल चैप्टर के अंदर से ही, जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उसी चैप्टर के अंदर की प्रॉब्लम को ही शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है, जबकि एडवांस लेवल पर एक ही प्रॉब्लम के अंदर 2-3 बाकी के और चैप्टर्स को मिक्स करके मर्ज करके प्रॉब्लम को और अच्छा और लेंदी बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये प्रॉब्लम को पूछ रखा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें बोल रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/4 dx। तो यहां पर हमें सीधा सीधा इन्होंने बोल रखा है कि हमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन लेकर इसको करना है। देखते के साथ ही समझ में आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, लेट x टू द पावर 1/4 को हमने t एज्यूम कर लिया और यहां से हम इसको बोल सकते हैं x इक्वल टू टी टू द पावर 4। चाहे हम डायरेक्टली भी इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। और यहां से जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, dx इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी टू द पावर 3 dt। इसको अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास देखिए वैल्यू कितनी आने वाली है, dx की जगह हम रिप्लेस करके कितना लेकर आ रहे हैं 4t³ dt। और नीचे हमारे पास जो एक्सप्रेशन कन्वर्ट होकर आ जाएगा x टू द पावर 1/4, ये t हो रहा है एंड ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/4 कितना हो जाएगा 1 प्लस टी। यहां से हम देख पा रहे हैं इस टी से इस t³ को हम t² टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हैं और बनने वाला जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें से 4 को हमने बाहर कर लिया है, ये हो जाएगा t² अपॉन 1 प्लस टी। ये एक बहुत फेमस हमारे लिए फ्रेज है कि जब भी कभी हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन बनता है तो हम ट्राई करते हैं नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर क्रिएट करने की। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस टी है तो हम यहाँ पर -1 और इस -1 को बैलेंस करने के लिए +1 यहाँ पर लिख सकते हैं। हम कांस्टेंट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बहुत इजीली अपने इंटीग्रेशन को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए कभी भी कैसे भी मूवमेंट पर कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग जो है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस हमने इतने का ध्यान दिया और हम देख पा रहे हैं ये a² माइनस b² टाइप की टर्म बन रही है और +1 को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो बनने वाला एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये a² माइनस b² टाइप से ही कितना हो जाएगा हमारे पास t-1 इंटू t+1 और +1 तो साथ में चल ही रहा है और इसके होल अपॉन में हमारे पास 1 प्लस टी भी आ रहा है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है। तो यहां से हमारे पास ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखते हैं 1 प्लस टी को हम अपने बचपन वाले मेथड के अकॉर्डिंगली a प्लस बी होल अपॉन सी, तो a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी करके अलग अलग लेके जा सकते हैं। और जब हम इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच कितना रहा है यहाँ पर केवल t-1 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ही एफर्टलेसली हमें इंटीग्रेशन करने के लिए मिल रहा है। मेंस लेवल पर प्रॉब्लम जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही इजी तरीके से हमसे पूछे जाते हैं, बस उसके अंदर हमें थोड़ा सा अपनी स्पीड को और कैलकुलेशन को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ से ये इंटीग्रेट होकर कितना आ जाएगा t² / 2 माइनस का t प्लस ये कितना हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस टी। बस हमें इतनी ये वैल्यू मिल गई है और इसके साथ एक कांस्टेंट c भी हमारे पास आ जाता है। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। t की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, x टू द पावर 1/4, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 1/4 इंटू 2, तो बेसिकली कितनी हो जाएगी 1/2 अपॉन का 2 माइनस x टू द पावर 1/4 प्लस
लॉग ऑफ ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/4। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, प्लस सी भी साथ साथ चल रहा है, और ये किसके इक्वल था हम देख पाएंगे, ये हमारे एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल के चल रहा था। बस हमने यहाँ पर इस वैल्यू को देख लिया और हमें ये जो एक और डेटा बता रखा है इसको भी हमने पुट कर दिया। इसका मीनिंग है कि जब x इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है, -6। तो बस हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया, ये कितना हो गया -6 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू को जब हमने पुट करना स्टार्ट किया तो ये 0 -0 और प्लस लॉग ऑफ, ध्यान से देखेंगे 1 + 0 बोले तो 1 ही रह जाएगा, और हमें ये भी पता है कि लॉग ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी होती है 0। प्लस में कितना आ रहा है कांस्टेंट c, तो यहां से कांस्टेंट c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -6। केवल इतनी ही वैल्यू हमारे पास बच रही है। अब इन्होंने जो पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है, f ऑफ 1 की वैल्यू को हमें बताना है। तो हमने क्या करा, f ऑफ 1 को निकालने के लिए x की जगह हमने कितनी वैल्यू पुट कर दी है 1। तो हम देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है, 1/2 माइनस का 1 एंड प्लस लॉग ऑफ 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है 1, और यहां पर c की वैल्यू भी हमने अभी भी कैलकुलेट करी थी, वो वैल्यू भी हमें यहां पर पुट करनी पड़ेगी अपने इस एक्सप्रेशन के अंदर, कितनी हो जाएगी 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 4 की अगर अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहां पर देखें 1/2 - 1 ये कितना हो रहा है हमारे पास -½ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा -2 -6 है ही ये, और इस 4 की मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगी तो कितना हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2 एट बेस e। क्योंकि हम जानते हैं कैलकुलस के अंदर इन जनरल हमारे पास लॉग का जो बेस रहता है वो कितना रहता है एक्सपोनेंट e। यहां से अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है लॉग ऑफ 2 एट बेस e -2। तो f ऑफ 1 की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को हमें इन 4 ऑप्शन में चेक करना है, क्योंकि ये सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम तो एक ही इसका आंसर करेक्ट होने वाला है। हम देख रहे हैं इन चारों ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो 2025 के इस जेईई मेंस के सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 5x + 9 अपॉन √ x² + x + 1 dx इक्वल टू दिस मच, जिसमें अल्फा बीटा एंड c एक कांस्टेंट है, और इन्होंने बोल भी रखा है वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा + 2 बीटा। ये इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम था, जेईई मेंस के अंदर भी पूछे जाते हैं इंटीजर टाइप के प्रॉब्लम, न्यूमेरल टाइप के प्रॉब्लम, तो इसकी हमें वैल्यू को बताना था। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, जो हमें आर.डी. शर्मा बुक के अंदर टोटल 17 के अराउंड जो हमें टाइप्स बता रखी है इंटीग्रेशन की, उनमें से वन ऑफ द टाइप इस टाइप की भी दिखाई देती है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ले लिया और इसके एलएचएस पार्ट को ले लिया, और इस एलएचएस पार्ट को लेने से भी पहले हमने क्या करा, देखा इसके अंदर ये जो न्यूमरेटर पार्ट है, इस न्यूमरेटर पार्ट को हम डिनोमिनेटर की तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म से भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन यहां पर देगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इस क्वांटिटी को नीचे वाली क्वांटिटी की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करी, और हम क्या लिख सकते हैं, हमने बोल दिया इस 2x² + 5x + 9 को ऐसा बोल सकते हैं a टाइम्स ऑफ ये नीचे वाली क्वांटिटी जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है x² + x + 1, क्योंकि बेसिकली हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने सुटेबल टर्म्स के अंदर, जिससे कि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाए। तो कितना हो रहा है, a टाइम्स ऑफ दिस मच प्लस b टाइम्स ऑफ इसका, क्योंकि ये नीचे वाली क्वांटिटी का अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन भी अगर अवेलेबल हो जाएगा तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो b टाइम्स ऑफ दिस मच का डिफरेंशिएशन वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2x + 1 प्लस एक हम कांस्टेंट c भी लेकर चल रहे हैं। तो हमने क्या करा, जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो x² के साथ आ रहा है हमारे पास a, x के साथ आ रहा है हमारे पास a + 2b प्लस कांस्टेंट टर्म में आ रहा है a + b + c, और क्योंकि ये पूरी की पूरी जो टर्म थी इसके इक्वल आ रही थी, तो हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं। a की वैल्यू तो आ गई है 2, a + 2b की वैल्यू आ गई है 5 एंड a + b + c की वैल्यू आ गई है हमारे पास 9। तो हम देख रहे हैं a की वैल्यू 2 हो गई, तो 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2b = हमारे पास हो जाएगा 3 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और इसी तरीके से
यहाँ पर भाई हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं 2 प्लस 3/2 प्लस सी इक्वल्स टू 9। तो हम देख रहे हैं सी की वैल्यू कितनी आ रही है 9 तो कितना रह जाएगा 7 माइनस का 3/2 तो 14 माइनस का 3 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11/2। अब हम इन सारी की सारी क्वांटिटीज को लेकर इसको अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन को बुला सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरी क्वांटिटी को हम अगर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में अगर लिख देते हैं, इस फॉर्म में बेसिकली, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ, यहां से देखते हैं, x² प्लस x प्लस 1 प्लस बी हमारे पास कितना था 3/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 प्लस सी हमारे पास कितना आ रहा था 11/2, और इतना ये हमारे पास आ रहा था, और इसके अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1। अब जरा हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को इन सारी ही क्वांटिटी के अपॉन में डिनोमिनेटर में सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखेंगे ये इसको डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास ऊपर आ रहा है x² प्लस x प्लस 1 dx प्लस, इसको ध्यान से देखते हैं, यहां पर ये 3/2 बाहर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन में हमारे पास रहेगा x² प्लस x प्लस 1 dx प्लस, और यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास 11/2, ये इसको भी भाई हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के, हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx। यहां से देखते हैं अब क्योंकि ये जो हमारे पास टाइप है, अगर हमें ये याद आए, हमारे पास ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² dx, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास हाफ ऑफ x अंडर रूट x² प्लस a² प्लस a² लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद आ रहा है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अगर आपने याद कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसका तो भाई हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है। इसके लिए अगर देखें, इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं t² मान सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन कहां पड़ा हुआ है ऊपर पड़ा हुआ है, और अगर इस पर ध्यान दें ये क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² टाइप। तो इसका भी भाई फॉर्मूला अगर हमें याद आए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² dx, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। बस इतनी सी बात को हमें ध्यान रखना है। कांस्टेंट प्लस सी हम लगा सकते हैं, लेकिन वो हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। खैर, तो इतना ही हमारे पास आ रहा है। अगर इनको अगर हमने याद कर रखा है बाय हार्ट तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम यहां पर इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसे x² प्लस a² टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा x² प्लस, इस x को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, और ये 1/2 को प्लस का 1/4 एंड माइनस का 1/4 बोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से कैसा एक्सप्रेशन बन रहा है ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये एक्सप्रेशन अच्छा x² माइनस a² भी हो सकता था। ये हमने ऐसे ही अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली बस इसे लिख दिया। तो हम देख रहे हैं, देखो ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, ये तीनों टर्म मिला के हमारा कितना बन रहा है x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और यहां पर बच कितना रहा है 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, जिसको हम बोल सकते हैं रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x² प्लस a² टाइप की एक हमारे पास टर्म बन रही है। तो हम बोल सकते हैं इसको ट्वाइस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर dx। यहां पर हमने क्या करा, इस पूरे को क्या मान लिया t² मान लिया, केवल अंदर वाली क्वांटिटी को, और हम देख रहे हैं फिर इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू 2t dt। तो ध्यान से देखेंगे, जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो हमारे पास कितना आने वाला है, ये 2x प्लस 1 dx, इसकी जगह तो हो जाएगा 2t dt, और अपॉन में जब हमने इस पूरे को t² माना था और अंडर रूट लगा हुआ है तो अपॉन में भी कितना आ जाएगा t, प्लस इसको देख लेते हैं हाफ ऑफ 11/2 ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन
अगेन ये हमारे पास कैसी फॉर्म बन रही है, इसके वाली फॉर्म बन रही है, और इसको हमने क्या करा है, वर्केबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। कितना हो रहा है, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये 1/x² प्लस a² टाइप की हमारे पास फॉर्म आ रही है। तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है, बाकी सारी की सारी कैलकुलेटिव इसके अंदर पोर्शन रहेगा। तो इसको जब हमने इंटीग्रेट करा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x इंटू √(x² प्लस a²), और अगर हम ध्यान से देखें ये x² प्लस a² जो है x² प्लस x प्लस 1 के ही इक्वल है। तो x √(x² प्लस a², और इसका जो हाफ है वो भाई हमने बाहर ले लिया है, वो बाहर आ गया है, प्लस a², जैसा ये हमारे पास a² आ रहा है तो a² यहां पर कितना है, √3/2, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4 टाइम्स लॉग ऑफ, ध्यान से देखते हैं, मॉडुलस ऑफ x प्लस √(x² प्लस a²। और अगर हम यहां पर x की बात करेंगे तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली यहां पर जो x आने वाला होगा वो क्या है, x प्लस हाफ प्लस √(x² प्लस a²। फिर से ध्यान देंगे कि ये एक्सप्रेशन तो जो हमने ब्रेक करके बनाया था परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, ये और कुछ नहीं और क्या है, x² प्लस x प्लस 1 ही है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर वाले, इस पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए हो गया है। इसको अभी के लिए हमने ऐसा ही रख दिया और इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया है। प्लस जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं यहाँ पर t से तो ये t कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बच कितना रहा है यहाँ पर, केवल 1, और वो इंटीग्रेट होके कितनी वैल्यू देगा हमें, t, और t की वैल्यू तो हम जान रहे हैं, इसको जब हमने t² माना था तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √(x² प्लस x प्लस 1। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखेंगे, 3 पहले से ही बचा हुआ था, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इंटीग्रेट होके, क्योंकि t आ रहा था और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √(x² प्लस x प्लस 1 प्लस। अब ध्यान देते हैं अपने इस वाले रिजल्ट पर, ये कितना था, 1/√(x² प्लस a² टाइप, और हमने देखा था 1/√(x² प्लस a² टाइप को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, लॉग ऑफ, मॉडुलस लगा सकते हैं, x प्लस √(x² प्लस a², और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ, यहां पर x कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस मतलब x प्लस हाफ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, प्लस √(x² प्लस a² बेसिकली अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x² प्लस x प्लस 1 को, इसको हमने लिख लिया और मॉडुलस को भी हमने क्लोज कर दिया। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट c भी आ जाएगा, जैसा कि इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर भी बता रखा है। इसको बस अब हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है। हम देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम अपने गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर केवल देखो 3 टर्म है हमारे पास। एक ये वाली टर्म है √(x² प्लस x प्लस 1 जिसके साथ x एसोसिएटेड है, फिर अगेन यही वाली टर्म है लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट एसोसिएटेड है, और एक हमारे पास लॉग वाली टर्म है जिसके साथ क्या एसोसिएटेड है, बीटा एसोसिएटेड है। तो ध्यान रखते हैं हम इस चीज का, और हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है इसके अंदर ये वाला जो एक्सप्रेशन है, देखो एक तो ये यहां पर आया हुआ है और एक बार ये यहां पर आया हुआ है। तो यहां पर ये दो, ये जो क्वांटिटी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ये हमारी बीटा को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो यहां से हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4 प्लस का 11/2 और इंटू 2 कर दिया है हमने यहां पर, ये ना रहा है 3 प्लस 22 अपॉन में 4 आ रहा है, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी, अल्फा प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा। देखते हैं कितनी वैल्यू बैठेगी, 25/4 तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ रही है। और अगर हम अल्फा की वैल्यू के बारे में अगर देखते हैं, देखो x की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, एक हाफ यहां से आने वाला है और एक हमारे पास 3 यहां से आने वाला है। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है हमारे पास हाफ प्लस 3, जो कि कितनी हो रही है हमारे पास 7/2। तो हमसे वैल्यू पूछी गई थी अल्फा प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा, तो ये हो जाएगी हमारे पास 7/2 प्लस का ट्वाइस टाइम ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 4, और ये 2 से 4 को हमने कैंसिल आउट करा ट्वाइस टाइम, तो ये हो रहा है हमारे पास 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाय का 2, और ये हो रहा है हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 2, जो कि अल्टीमेटली कितनी वैल्यू दे रहा है हमें, 16। तो क्योंकि ये इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम था तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
इन टाइप के प्रॉब्लम्स के अंदर थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत रहती है और बस हमें जितने भी जो फॉर्मूले हमें इंटीग्रेशन के अंदर बता रखे हैं वो याद रखने की जरूरत रहती है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करते हैं, जो कि 2025 के अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर ही पूछी गई थी 2025 के अंदर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। जेईई मेंस के अंदर 2025 में बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पूछी गई ये थर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल रखा है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स dx इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस का सी। मतलब इन्होंने पहले बता दिया कि एक तो यहां पर फंक्शन बन के आ रहा होगा और एक यहां पर कांस्टेंट होगा, और बता भी रखा है सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इफ 8 टाइम्स ऑफ g ऑफ पाई बाय 2 प्लस g डैश ऑफ पाई बाय 2 इज कमिंग इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ पाई क्यूब प्लस बीटा टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर प्लस गामा, देन और ये भी बता रखा है अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस का गामा। अब क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था ये न्यूमेरल टाइप के प्रॉब्लम में था, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली थी, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम इन्होंने बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के आपको दिया है। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम को ले लिया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगा। इसके अंदर क्या काम करने वाला है, इसके अंदर वर्क करेगा केवल और केवल आपका बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स के अंदर आपको पता होगा कि आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मान लेते हैं और ऐसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे जो हमारा फंक्शन इन दोनों ही फंक्शंस में से, जैसे एक्स क्यूब है और साइन एक्स है, इसके अंदर ऐसे फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करने की कोशिश करते हैं जो कि रिड्यूस होता चला जाए। तो हमने क्या करा, लेट से इसको अभी के लिए फर्स्ट फंक्शन बोल दिया और इसको सेकंड फंक्शन बोल दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं एक्स क्यूब जो है जब डिफरेंशिएट होगा बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से, हम यहां पर बाय पार्ट का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। यहां पर अगर हमने ये f1x बोल दिया है और इंटू f2x बोल दिया है और इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं दो फंक्शंस का, उसी तरीके से इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, और अगर हमने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, तो होता क्या है, f1x को हमने एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ f2x कर देते हैं माइनस, फिर हम क्या बोलते हैं, इस f1x का डिफरेंशिएशन होता है और इस f2x को हम अगेन इंटीग्रेट कर रहे हैं और इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को हम होल इंटीग्रेशन में लिखते हैं, और यही हमारा बाय पार्ट्स का मेथड होता है। तो अगर ये मेथड अगर हमें आता है तो हम इजीली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखते के साथ ही समझ जाएंगे और सॉल्व भी कर देंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं। हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, क्योंकि ये तो भाई हमें आता ही है। तो इसके बाद माइनस देखेंगे, माइनस का साइन लगा के फिर हमने एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर दिया, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, और वो माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन हो जाएगा, और इस पूरे के ऊपर ही इंटीग्रेशन का साइन लग गया है। यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब इंटू का कॉस एक्स, ये तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस यहाँ पर फिर से ध्यान से देखते हैं 3 हमारा बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ध्यान इसमें बस इतना रखना है कि जो भी फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं हम, या इसको आप सेकंड भी मान के इसको रिड्यूसिबल फंक्शन मान सकते हैं, फंक्शन हमें वही लेना है डिफरेंशिएशन के लिए जो कि रिड्यूस होता चला जाए, ना कि उसकी पावर बढ़ती चली जाए, अदरवाइज हमारा इंटीग्रेशन वहीं पर ही स्टक हो जाएगा। तो ये हमने ले लिया है, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज ले लिया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस में फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा sin x, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन हमें यहां पर भी करना पड़ेगा। इसको हमने ऐसे ब्लॉक कर दिया है, कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स क्यूब cos x, और देख रहे हैं इस 3 से मल्टीप्लाई करके हम इस टर्म को भी बाहर निकाल सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और भी हम ध्यान से देखते हैं इस 3 की मल्टीप्लाई हम इस 2 से कर देंगे और इस 6 को पूरा का पूरा बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास हो रहा है माइनस का 6 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखते हैं, और ये x साइन x हमारे पास ये बचा हुआ है, और इस x साइन x को जब हम दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हमने इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकंड फंक्शन ले लिया, तो यहाँ पर x को जब हमने फर्स्ट फंक्शन लिया तो इसको एज इट इज रखा, x इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करा, तो फिर से कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस एक्स, ध्यान से देखेंगे, और माइनस फिर हमने इस x को डिफरेंशिएट करा तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का, और वो माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और इस पूरे का भी होल इंटीग्रेशन हमें करना होगा। अब ये बिल्कुल एंड स्टेज पर पहुंच गया है, थोड़ा सा बस हमें ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते हुए। तो माइनस का एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस, ध्यान से देखेंगे 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स,
अब इस -6 की भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6x cos x, और ये माइनस का 6 यहां पर भी आ जाएगा, तो यहां पर -6, और इस पूरे को जब हमने इंटीग्रेट करा तो ध्यान से देखेंगे हम, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहां पर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, sin x, और इसके साथ हमने एक कांस्टेंट c को भी लगा दिया है जो कि क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये जो पूरा का पूरा ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वो किसके इक्वल था, ये इसके इंटीग्रेशन के इक्वल था, और ये इंटीग्रेशन ये किसके इक्वल था, gx प्लस c, मतलब c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन आया है उसमें इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बुला सकते हैं, g ऑफ x अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को gx लिख के यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, और अभी के लिए इस फॉर्मूले को हटा दिया क्योंकि ये तो हमें पता ही है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा g ऑफ x इक्वल टू, इसको ढंग से लिख लिया, माइनस x³ cos x प्लस 3 टाइम्स ऑफ x² sin x प्लस 6x cos x एंड माइनस का 6 sin x। बस इतना ही हमने ले लिया। हम देख रहे हैं कि हमें यहां पर एक और एक्सप्रेशन दे रखा है 8 टाइम्स ऑफ g ऑफ π/2 प्लस g डैश ऑफ π/2, तो हमें एक g डैश x भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करा, g डैश x भी निकाल लिया है। तो यहां पर ये हमारे पास g डैश x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, हमने माइनस को बाहर रखा और x³ का एज इट इज रखा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास माइनस का sin x, प्लस cos x को एज इट इज रखा और x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² प्लस इसी तरीके से 3 टाइम्स ऑफ हमने x² को एज इट इज रखा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और प्लस हमारे पास sin x एज इट इज रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन, ये x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और प्लस 6 टाइम्स ऑफ, जब x को एज इट इज रखा तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x हो जाएगा, एंड जब cos x को एज इट इज रखा तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ रहा है gx एंड g डैश x। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, g ऑफ π/2 की। तो अब हम देख रहे हैं जब हमने यहां पर π/2 रखा तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, अभी हम gx की बात कर रहे हैं, तो gx के अंदर जब π/2 रखा तो x को π/2 से रिप्लेस करते जा रहे हैं, ये हो जाएगा π³/8, और साइन ये cos π/2 हम देखो देख रहे हैं कि यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। तो ये वैल्यू, क्योंकि यहां पर जब हम x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो cos π/2 वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। प्लस ध्यान से देखते हैं sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ π²/4। इसी तरीके से ये cos π/2 ये वैल्यू भी भाई हमारे पास कितनी हो जाएगी 0, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी माइनस का 6। जो वैल्यू बच रही है उसको थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3π² माइनस का 6। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या निकालते हैं, g डैश π/2, g डैश π/2 मतलब कि ये जो हमने g डैश x निकाला है, अब इसके अंदर हम π/2 निकालने वाले हैं ये वैल्यू पुट करके। तो हमें बस इतना ही बस मन में ध्यान में रखना है कि x को जब हम π/2 रखेंगे तो कौन सी वैल्यू हमारे पास 0 बन रही है, और हम जानते हैं cos ऑफ π/2 ही केवल और केवल 0 बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस टाइम्स ऑफ। हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करा है क्योंकि हमें पता है कि जो जो टर्म्स हमारे पास 0 बनती आ रही होंगी वो हम डायरेक्टली लिखते जाएंगे, हम इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे इसको सिंप्लीफाई करने में। तो कितना हो जाएगा माइनस का, अच्छा ये जो माइनस था तो ऐसा कर लेते हैं हम, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है π³/8, और साइन π/2 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पर cos π/2 हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये तो हमारे पास 0 हो गई, और माइनस का साइन लग के माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 0। यहाँ पर आ जाते हैं ये वैल्यू भी भाई हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये कितना हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ 0। और इसी तरीके से जब हम इस वाली टर्म पे आएंगे तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखते हैं, साइन π/2 हमारे पास 1 हो जाएगा, एंड 2 इंटू π/2, तो ये कितना बचेगा पाई, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास 3 पाई, प्लस यहाँ पर देखते हैं ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ, ये माइनस है हमारे पास, इस माइनस को भाई हमने बाहर कर लिया है, तो ये हो रहा है हमारे पास माइनस का, यहाँ पर ये π/2 आएगा, π/2 से 1 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली कितना बच रहा है हमारे पास 3 पाई,
और इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी, लेकिन इस cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं +6 टाइम्स ऑफ 0। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो रही है 0। जो वैल्यू बच रही है उसको हमने ढंग से लिख लिया। कितना हो जाएगा π3/8, और देख रहे हैं 3π से ये 3π उड़ रहा है और बाकी हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा है, तो π3/8 ही आ रहा है। अब हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, वैसे तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, 8 टाइम्स ऑफ g ऑफ π/2 प्लस g डैश ऑफ π/2, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है? अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे पूरे के पूरे सम के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है देखते हैं। ये जाएगा π3, और जब 8 से जब इसके अंदर भी जब मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 6π² एंड -48। इतना ये बात हमें समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो वैल्यू है हम देख रहे हैं इन्होंने इसकी फॉर्म में कुछ लिख रखी है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं अल्फा ऑफ π³ प्लस बीटा ऑफ ये π² प्लस का गामा। अब अगर हम इससे इसको कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 6 एंड गामा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -48। अब हमें सिंपल से करना क्या है कि जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बस हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस का गामा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस का 6 माइनस का -48, तो कितना हो रहा है 7 प्लस का 48, और ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 55, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हम देख रहे हैं ये बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने लेंथी प्रॉब्लम बना रखा था। जेईई मेंस लेवल पर जनरली बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम हमसे नहीं पूछी जाती है, बस वो हमारी कैलकुलेशन को चेक करना चाहते हैं और हमारी स्पीड को चेक करना चाहते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा भी अच्छे से पता है तो आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, लेट आई ऑफ एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन लगा के x माइनस 11 टू दी होल पार 11/13 इंटू एक्स प्लस 15 टू दी होल पार 15/13, एंड इन्होंने एक कंडीशन भी दे रखी है i ऑफ 37 माइनस i ऑफ 24 इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन b टू दी पावर 1/13 माइनस 1 अपॉन c टू दी पावर 1/13, वेयर b एंड c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थ्राइस टाइम ऑफ b प्लस c। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था। फिर से अगेन जेईई मेंस 2025 में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर बहुत ही सिंपल सा इन्होंने प्रॉब्लम पूछा है। करना स्टार्ट करते हैं इसको। बस हमें अगर टाइप्स अगर पता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम को किस तरीके से हमको डील करना है तो हम बहुत इजीली उसको कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन पहले हमने लिख लिया dx अपॉन x माइनस 11 टू दी होल पार। देख पा रहे हैं कि ये एक रैशनल टाइप की पार है, यहाँ पर 11/13 इंटू एक्स प्लस 15 टू दी होल पार 15/13। और अगर हम इसको ध्यान से देखें, ऐसे प्रॉब्लम्स हम पहले भी कई बार चेक कर चुके हैं और ये प्रॉब्लम हमें एनसीईआरटी में मिले ना मिले, लेकिन ये हमें आर डी शर्मा के अंदर बहुत इजीली मिल जाते हैं, जो कि बोर्ड लेवल की आर डी शर्मा रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से हम समझ पाएंगे कि अभी के लिए अगर हम x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15 को अगर कोई एक वेरिएबल t मान लेते हैं और यहाँ से अभी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है देखिए वो कितना ईजिली कन्वर्ट होके आ जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा x प्लस 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि इन टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए जिसमें रैशनल टाइप की ये पार लगी रहती है, p अपॉन क्यू टाइप की फॉर्म में रहती है, जिसके अंदर q जो है सिमिलर टाइप से रहता है हमारे पास, उनके अंदर इस टाइप से फॉर्म बना के हम उसको t कंसीडर करके चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 15 मतलब डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ रही है dx इक्वल्स टू, और t का डिफरेंशिएशन तो बेचारा केवल dt रह जाएगा। ये माइनस साइन अंदर लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 11 26 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है या कितनी आती हुई दिखाई दे रही है 26 अपॉन एक्स प्लस 15 टू दी होल पावर 2 dx इक्वल्स टू dt, और यहां से ये वैल्यू अब हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए 26 तो dt के अपॉन में चला जाएगा, तो 1 अपॉन 26 हो गया। ध्यान से देखते हैं तो यहां से हम देख पाएंगे कि जब हम यहां पर
अपॉन में भी x प्लस 15 टू दी होल पावर 11/13 कर देंगे और मल्टीप्लाई में भी x प्लस 15 टू दी होल पावर 11/13 कर देंगे, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है जिसको कि हमें t बनाना है, बहुत इजीली हमारे पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, अभी के लिए dt लिखा, और ये जो हमारे पास x प्लस 15 का होल स्क्वायर है इसको हम मैनिपुलेट करके बना सकते हैं। देख पाएंगे हमने x प्लस 15 टू दी होल पावर 11/13 को यहां पर लिख दिया, और क्योंकि इसको हमें बैलेंस आउट भी करना है तो हमारे पास x प्लस 15 टू दी होल पावर 11/13 यहां पर भी हम लिख रहे हैं, जिससे कि हमें कन्वीनियंटली इजी समझ में आ पाए। तो हमने क्योंकि t इसको कंसिडर किया था तो ये तो हमारे पास हो जाएगा t टू दी पावर 11/13, और हम देख पा रहे हैं कि जब हम x प्लस 15 टू दी होल पावर 15/13 एंड x प्लस 15 टू दी होल पावर 11/13 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशन के अंदर 26/13 मतलब 2 आ रहा है पावर, और वो पावर हमारे पास dx के साथ यूटिलाइज होती हुई नजर आ रही है। बस अब हमें सिंपल से इसको ही इंटीग्रेट करना रह गया है। तो हमने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, यहीं पर ही चाहे तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास t टू दी पावर माइनस का 11/13, जब ये ऊपर जाएगा, मतलब जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर के अंदर तो माइनस के 11/13 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा तो प्लस 13, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 2/13 एंड होल डिवाइडेड बाय 2/13, इस टाइप से हो जाएगा। इस 13 से हम इस 26 को कैंसिल आउट कर सकते हैं ट्वाइस टाइम, और 2 इंटू 2 ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है 1/4 टाइम्स t टू दी पावर 2/13। तो यहां पर जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू से ये कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ x माइनस 11 अपॉन x प्लस 15 टू दी होल पावर। देखो ये होल पावर 2/13 लगी हुई है, और t तो हमने किसके इक्वल माना था इसके, तो होल पावर यहां पर कितनी हो जाएगी 2/13, और एक कांस्टेंट जो है इसके अंदर एडअप हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये कांस्टेंट आ चुका है, इसको हमने c ले लिया, या हम इसे c डैश ले सकते हैं। तो ये हमने c डैश करके ले लिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है अपने गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली i ऑफ 37 माइनस i ऑफ 24। तो यहां पर हम देख पाएंगे कि हमें ये जो एक्सप्रेशन आया है ये कितना आया है i ऑफ x के लिए। तो इस i ऑफ x का यूटिलाइजेशन करते हुए हमने क्या करा, इस 1/4 को तो बाहर कॉमन ले लिया है। तो पहले तो हम वैल्यू इसके अंदर 37 रखेंगे और फिर हम इसके अंदर 24 वैल्यू रखेंगे। इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट c डैश हमने लिया है, c इसलिए नहीं लिया क्योंकि c इन्होंने पहले से ही बोल रखा है, ये c डैश जब हम माइनस कर रहे होंगे इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को, तो ये अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बनने वाला एक्सप्रेशन हो रहा होगा उसको देखते हैं एक बार। ये हो जाएगा 37 माइनस 11 अपॉन 37 प्लस 15 टू दी होल पावर 2/13 माइनस, एक बार वैल्यू हम इसके अंदर 24 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस का 11 अपॉन 24 प्लस 15 टू दी होल पावर 2/13। आप बहुत ध्यान से देख पाएंगे कि सारा का सारा इन्होंने जो स्ट्रेस इसमें दे दिया है वो दे दिया है कैलकुलेशन के ऊपर, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो कहीं कोई दम हमें दिखाई दे ही नहीं रहा था। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 1/4 टाइम्स ऑफ, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, 37 माइनस 11 ये 6 और 26 हो जाएगा। तो 26 अपॉन ये कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 245, तो अपॉन 52 टू दी होल पावर 2/13 माइनस यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है 3 और 1 13, और अपॉन में 24 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 39 टू दी होल पावर 2/13। हम देख रहे हैं कि कुछ लॉजिकल सी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती हुई सी दिखाई देने वाली है। तो 26 से अगर हम 52 को कैंसिल आउट करते हैं तो ये 2 टाइम जा रहा है, और 13 को अगर हम 39 टाइम्स अगर ये उड़ाते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 3 टाइम्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है 1/4 इंटू 1/2 टू दी पावर 2/13 माइनस 1/3 अप टू दी होल पावर 2/13। ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा सा ही एक्सप्रेशन इन्होंने बनाकर दिया है। बस एक चीज की यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और वो क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पर b की पावर 1/13 है और यहाँ c की पावर भी 1/13 है। मतलब हमने जो 2 और 3 कंसीडर किया है ये b और c की करेक्ट वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रही है। तो बस हम इसको सही कर लेते हैं।
हमने क्या करा, इसको फिर से एलजेब्रा लगाकर थोड़ा सा करेक्टनेस प्रोवाइड कर दी। हम इसको बोल सकते हैं 1/2 की पावर 2 टू दी होल पावर 30, 1/13। जैसे अगर आप समझ पाए a टू दी पावर b टू दी होल पावर c, इट कैन बी रिटन एज a टू दी पावर b इंटू सी। मतलब जब पावर की भी जब होल पावर लग जाती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने इसके अंदर 2 की पावर 2 टू दी होल पावर 1/13 लिख दिया है, माइनस 1/3 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर 1/13 लिख दिया है। और यही हमें वर्किंग सा सॉल्यूशन सा दिखाई देता हुआ दिख रहा है। बस अब ये प्रॉब्लम हमारा लगभग सॉल्व हो गया है। तो हम देख पा रहे हैं 1/4 इंटू 1/4 टू दी पावर 1/13 माइनस 1/9 टू दी पावर 1/13। बस यहां से हमें b एंड c की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू आ गई 9, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3 टाइम्स ऑफ b प्लस c। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस का 9, 4 प्लस 9 बोले तो 13, तो 13 इंटू 3 39। तो हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू आ रही है 39 आ रही है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और क्योंकि ये सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था तो हमारे पास ये ऑप्शन 39 वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। 2025 के अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से पूछी हुई ये लास्ट प्रॉब्लम होने वाली है जो हम इसके बाद करने वाले हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की ये 5th प्रॉब्लम है, जिसके अंदर क्या बोल रखा था, इफ e टू द पावर x ऑफ x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू g ऑफ x प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ हाफ। बहुत सिंपल सी बात है। इसके अंदर भी इन्होंने बिल्कुल सेम ही पैटर्न को अपनाया है और इन्होंने एक बेसिक फॉर्मूले को इन्होंने इसमें यूटिलाइज करने की कोशिश करी है। समझने की कोशिश करते हैं। यहां जब हम इतना बड़ा ये एक्सप्रेशन देखते हैं तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि शायद ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका डिफरेंशिएशन टाइप का सा दिखाई दे रहा है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शायद ये e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप के एक्सप्रेशन को जनरेट कर रहा है, जहां से हमारे पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ पाता है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसको हम चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, और हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इसी एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन यहां पर ही आता हुआ सा दिखाई दे रहा है। जब आप डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन देख के भी समझ में आने लग जाएगा कि कौन से वाला एक्सप्रेशन को हमें एफ एक्स समझना है और कौन से वाले एक्सप्रेशन को हमें एफ डैश एक्स समझना है। तो बस आपने क्या किया, यहां पर अभी के लिए इस एक्सप्रेशन को आप हटा सकते हो और डी बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करी, किसकी, इस एक्सप्रेशन की, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये इसकी वैल्यू जो है अगर इस वैल्यू के अगर बराबर आ जाती है तो आपका सारा ही काम इजी हो जाएगा। तो आपने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है और इसके ऊपर हमें स्क्वायर लगाना होता है तो कैंसिल आउट होके हमारे पास सिंगल पार आ जाएगा। कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन। अब x साइन x इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसा होने वाला है, एक बार तो हमने साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दिया, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे प्लस, और एक बार साइन इनवर्स x को आपने एज इट इज रख दिया और x का डिफरेंशिएशन कर दिया, जो कि कितना हो गया 1 माइनस। अब इस बार हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, क्योंकि यहां ये जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप हमारा चल रहा है। तो इसके बाद जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट का तो ये कितना हो जाएगा, हम देख रहे हैं पावर कितनी है यहां पर, हाफ। तो हाफ ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर, माइनस का हाफ आ जाएगी पावर इंटू, और जो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब चेन रूल के अकॉर्डिंगली जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास अगर हम एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और होल अपॉन में हमारे पास यहां पर कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम देखो देख पा रहे हैं इतनी सिंपल सी ये
कैलकुलेशन करके, माइनस यहाँ पर देखते हैं, देखो ए से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये x और ये x ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे के ही होल अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं, पूरे में से ही अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं और उसको नीचे लेकर आ सकते हैं और इस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन इनवर्स x और होल अपॉन में हमारे पास ये तो रहेगा ही रहेगा, एक ये भी रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ से हम देख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, इससे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। बच कितना रहा है x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 और इसी को ही इन्होंने यहाँ पर ये ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रखा है। जो बच्चा बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करके रखता है वो इस एक्सप्रेशन को देख के भी थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा था कि ये जो वैल्यू है बेसिकली इसी को ही रिप्रेजेंट करवा के लिखवाई गई है। और अगर हम अपने बेसिक बचपन को यूज करते हुए a प्लस बी होल अपॉन सी और इन दोनों को ही दोनों के अपॉन में अगर लेके चले जाएंगे तो हमारा एक्सप्रेशन देखिए कैसा बनता हुआ आ रहा है। x अपॉन जब ये इसके अपॉन में जाएगा तो इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट से इसकी होल पावर 3/2 कितनी रह जाएगी, केवल 1। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। तो हम देख रहे हैं हमारा जो एक्सप्रेशन है ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर इससे मैच कर रहा है। तो यहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है इस एक्सप्रेशन का अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पर आते हैं तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के अकॉर्डिंगली जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन जब हमने लगा दिया तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। और यहां पर इस केस में जो हमें दिखाई दे रहा है एफ एक्स कौन सा है हमारे पास, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है e टू दी पावर x इंटू साइन इनवर्स x होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ये बता भी रखा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, g ऑफ x को। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास g ऑफ x की। तो इसको हमने लिख लिया है x इंटू ई टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स x होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इन्होंने बोल रखा है g ऑफ 1/2 की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करा, यहीं पर ही g ऑफ 1/2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, मतलब x की वैल्यू को हमें कितना रखना है 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 इंटू ई टू द पावर 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, जब हम x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे यहीं पर ही, तो g ऑफ 1/2 हो जाएगा हमारे पास। यहां से देखते हैं ये 2 को हम नीचे लेके जा सकते हैं और यहां से 1 माइनस 1/4 ये 3/4 अंडर रूट के अंदर बन जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा √3/2। और इस 2 से जो कि ये डिनोमिनेटर में जाएगा और यहां पर भी जो इसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बच रही है, e की पावर 1/2, जिसको हम कितना बोल सकते हैं √e एंड साइन इनवर्स 1/2। ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है 30 डिग्री की एंगल को, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं π/6। और अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है √3। इसको अगर हम सिस्टमेटिकली अगर अरेंज करें तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी π/6 इंटू अंडर रूट ऑफ e/3 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखते हैं ऐसा सा एक ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है और वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। हम इसी तरीके से सिस्टमेटिकली हर ईयर के पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेते हुए चैप्टर वाइज चलेंगे
और इसी तरीके से मेंस की प्रॉब्लम्स को भी ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हुए चलते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।